Hello everyone, this is Deepika Trihan, an educationist, author and co-founder of Pre25। आज लेक्चर नंबर 3 है और ये हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें अपने पास्ट को जानने के लिए जितने भी सोर्सेस मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज उसमें हम फॉरेन सोर्सेस पढ़ेंगे, यानी कि विदेशी स्रोत। और जितने भी विदेश में जिन्होंने बुक्स लिखी, वहां विदेश में बैठ के लिखी या यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके सब बुक्स लिखी, वो राइटर्स कौन थे, वो लोग कौन थे, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चल रही है जिसमें फॉरेन सोर्सेस आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में आज आप क्या पढ़ेंगे? ग्रीक राइटर्स पढ़ेंगे, चाइनीज राइटर्स पढ़ेंगे, तिब्बतन राइटर्स एंड अरेबियन राइटर्स। बस ये 4 राइटर्स आप याद कर लीजिए और आपके पेपर में ये कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, तो आपको साथ के साथ लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है ये बहुत कीमती है और अभी तक मैं ऐसा मानती हूँ कि जो लोग भी अगर ल्यूसेंट कोई पढ़ा रहा है तो वो इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं करके देता जिससे आपको एक पूरी पिक्चर लेसन की समझ में नहीं आती। अब ये क्या है, ये एक पूरी पिक्चर लेसन की नजर आ रही है कि इस लेसन में आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, वैसे ये पिछले चैप्टर की एक स्लाइड है जिसमें आपको पिछले चैप्टर में पता लगा कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट स्लाइड होगी, यानी जो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसकी स्लाइड होगी ये। तो ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे, लेकिन ये जो पिछले चैप्टर की स्लाइड थी उसमें हमने उसका रिवीजन करना बड़ा जरूरी है कि हम पीछे क्या पढ़ के चल आ रहे थे। ठीक है, तो क्या है कि सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री जो इंडियन हिस्ट्री है वो 4 पार्ट में बटी हुई है, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि हिस्टोरिकल सोर्सेस कौन कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास में क्या हुआ था। राइट, तो अब वो क्या है, वो क्या है, लिटरेरी सोर्सेस हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लिखित में रहा है और कुछ ना कुछ खुदाई में हमको मिलता रहा है। अगर लिखित में है तो लिखित में क्या क्या मिला भैया, जो हमारे भारत के लोग लिख के गए वो हमें मिले, वो इंडिजिनस थे, और जो विदेश के लोग लिख रहे थे वो फॉरेनर्स थे। अब भारत के लोगों ने भारत के बारे में रिलीजन्स बहुत लिखा, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्म प्रधान है, तो सबसे ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट हमें मिले जो कि वैदिक टाइम पे थे। फिर जैन धर्म आया, बुद्ध धर्म आया, उनके अपने टेक्स्ट बने, वो टेक्स्ट भी हमें मिले। फिर नॉन रिलीजियस टेक्स्ट मिले हमें, जैसे कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जैसे पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज के ऊपर चंद बरदाई जी ने लिखी। तो इस तरह से हमें ये जो हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल बुक्स मिली, उनसे हमें अपना इतिहास पता चलता है। ठीक है, जैसे चचनामा है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए चचनामा किसने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी और किसने उसको पर्शियन में उसको ट्रांसलेट किया था, कौन से राजा ने किस राजा पर विजय हासिल की थी, ये सब आप अभी रिकॉल करिए और कमेंट में लिख के बताइए। इस तरह से छोटे छोटे रिकॉल करते रहेंगे तो साथ के साथ क्वेश्चन आंसर तैयार होते रहेंगे। सिर्फ ल्यूसेंट तैयार करने से, अगर आप मेरे साथ ल्यूसेंट ढंग से पढ़ लेते हैं और ढंग से तैयार कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट तैयार करने से बेटा आपकी घटना चक्र तैयार हो जाएगी। गॉट इट? और घटना चक्र तैयार हो गई तो बस आपका एग्जाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप फॉरन, हाँ, तो हम यहाँ पे इंडिजिनस में हमने रिलीजियस पढ़ा और सेक्युलर पढ़ा, एंड देन फिर फॉरेन। फॉरेन में हमारे पास क्या क्या आर्कियोलॉजिकल वो मिलते हैं, ग्रीक, रोमन, चाइनीज, तिब्बतन एंड अरेबिक। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, भारत के पास के लोग हैं, भारत के पड़ोसी, भारत से थोड़ा सा दूर दूर चले जाओ तो ग्रीक आते थे और वो एक दर्रा पास करके हमारे भारत में एंट्री ले लेते थे। ठीक है, जो कि था हिंदू कुश। और इसी तरह से रोमन आते थे। फिर चाइनीज तो आपको मालूम ही है हमारे सिर के ऊपर ही है, तो कहीं से भी आ जाते हैं। फिर तिब्बतन भी हमारे सिर के ऊपर है, और अरेबिक वही है। जब आप ग्रीक से थोड़ा सा पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको अरेबिक लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आसपास के लोग हैं और यही आसपास के लोग हमारे आए थे हमारे पास। और जब उनसे हमारे भारत का कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनने के कारण वो जो ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने वो सब लिखा, और वो सब लिखने के कारण आज हमारे पास वो पास में है कि हाँ, हमारे पास हमारी हिस्ट्री है। और हम लोग बहुत गौरवशाली हैं कि हमारे भारत पास इतनी प्राचीन हिस्ट्री है। ठीक है,
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या कहते हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जो खुदाई में मिले हैं, वो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, सील्स, ये सब मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ। मैं बस सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रिवाइज कराना चाह रही थी कि जो हम इतने दिनों से ये चैप्टर चला रहे हैं कि हमारे जो हिस्ट्री के सोर्सेस हैं, प्री हिस्ट्री के, वो मिलते जा रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं जो कि क्लास थर्ड है, फॉरेन। हाँ जी, तो ये हमारा फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, यानी कि आज के चैप्टर में क्लास थर्ड में हम लोग फॉरेन सोर्सेस पढ़ने वाले हैं। फॉरेन सोर्सेस जो विदेशों से प्राप्त सोर्सेस हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास तीन तरह के राइटर्स हैं, ग्रीक राइटर्स, चाइनीज राइटर्स और अरेबियन राइटर्स। बीच में तिब्बतन राइटर्स भी हैं, बट वो दो ही हैं, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड करना हमने जरूरी नहीं समझा। अब देखिए एक बार आप राइटर्स देख लीजिए, कौन कौन से राइटर्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमने इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे राइटर्स इसमें लिख दिए हैं। बाकी जो नॉन इम्पोर्टेंट है वो आपको अभी मैं साथ साथ पढ़ाती जाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा और भी राइटर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेरोडोटस था। पहली क्लास में ही हमने हेरोडोटस पढ़े थे, जो कि जिन्होंने हिस्ट्री बुक लिखी थी और जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। ठीक है, हेरोडोटस। और सिटेसियस, उन्होंने लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज, उन्होंने भी लिखी थी इंडिका। ये सिटेसियस ने इंडिका नहीं लिखी थी। डायमेकस ने लिखी थी ग्रीक एम्बेसडर। डायोनिसियस ने लिखी थी, बेटा इनके ये वर्क अकाउंट में थोड़ी सी दिक्कत है, जो सही है वो मैं आपको बता देती हूँ। एरियन, स्ट्रैबो, आप ये चीज मत देखिए। ठीक है, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी द एल्डर और टॉलमी। ठीक है, और आगे और कौन से राइटर्स आए, चाइनीज राइटर्स आए जो कि फायान, वेनसांग और इत्सिंग थे। और इसी तरह अरब राइटर्स आए। अरब राइटर्स में सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, अब्दुल रजाक और इब्न बतूता थे। ठीक है, तो ये आप बस यही इतने से ही ये हमारे राइटर्स हैं, इन्हीं को हमें याद करना होता है। यही घूम फिर के यूपीपीसीएस हमसे पूछता रहता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लें, एक बार उनके बारे में समझ लें, अच्छे से याद कर लें, तो हमारा ये चैप्टर यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। तो बहुत नहीं है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि जीएस एक बहुत बड़ा सागर है, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, हम उसी में गोते लगा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है बेटा। हर चीज को ढंग से सिस्टमैटिक वे से पढ़ते जाएं और खत्म करते जाएं, तब फिर ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो आपका प्री तो निकलवाने का हमारा वादा है और ये हम करेंगे पूरा। बस आप साथ में चलिए और जितनी देर कहा जाए, जैसा कहा जाए, आपको उतना वैसा पढ़ना है। अब आपका सबसे पहला काम है, चैप्टर शुरू होने जा रहा है, सारे बाहर के जितने भी आपने अपने फोकस को फैला रखा है वो सारा फोकस समेटिए, यहाँ पे आइए और एकदम से पढ़िए, यहाँ पे फोकस करके। दूसरी बात, आपको कोई फोन कॉल आती है, रोक दीजिए। आप अब अगले 1 घंटे तक मेरे साथ हैं और पूरे फोकस होके पढ़ेंगे, बीच में उठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बस यहीं पे पढ़ना है। आप इसको एक क्लास की तरह लेके चलिए कि सामने मैम है, बोर्ड पे वो पढ़ा रही हैं। क्योंकि जब आप बीच बीच में उठते हैं तो ऐसे ब्रेक्स से आपका जो एक बार में आपके भीतर जो चीज जा रही होती है ना, वो रुक जाती है। पीछे क्या पढ़ के आए वो चीज कहीं ना कहीं माइंड स्किप कर देता है, तो हमें अपने माइंड को के साथ ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फॉरेन सोर्सेस क्या है, फॉरेन सोर्सेस क्या है, इंडिजिनस सोर्सेस कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन सोर्सेस। तो हमारे पास देखिए दो सोर्सेस थे, एक इंडिजिनस सोर्सेस था और एक फॉरेन सोर्सेस था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिजिनस सोर्सेस को अगर हम फॉरेन सोर्सेस के साथ सप्लीमेंट कर दें, यानी कि इसका भी सहारा ले लें हम, तो हमारे पास एक फुल प्रूफ पूरी नॉलेज आ जाती है। ठीक है, किसकी, प्री हिस्ट्री को जानने की, कि हमारा पास क्या था। द राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड क्रॉनिकलर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो यात्री आते थे, विदेश यात्री, उनके राइटिंग्स, उनके जो लिखे हुए क्रॉनिकल्स थे, और वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री की वैल्यूएबल सोर्सेस हमें देते हैं। ठीक है, सम विजिटेड इंडिया एंड सम अदर्स हु नेवर विजिटेड इंडिया। कुछ लोग
इंडिया उन्होंने विजिट किया था तो यहाँ आके लिखा। कुछ लोगों ने इंडिया कभी विजिट नहीं किया था फिर भी उन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा। ठीक है, लाइक हेरोडोटस, किटेसियस, प्लिनी, जस्टिन, सिहाब अल दिनुमारी, सिहाब अल दिनुमारी, ये लोग कौन थे? ये हेरोडोटस देखिए इतने बड़े फादर ऑफ हिस्ट्री, लेकिन उन्होंने इंडिया नहीं विजिट किया था। राइट, ओके। तो ये 4 नेम क्या है? इन्होंने इंडिया विजिट नहीं किया था, बट ये क्वेश्चन नहीं आता कि किसने विजिट किया था किसने नहीं। बट बेस्ड देयर अकाउंट्स ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अच्छा, इनको कुछ ना कुछ क्या होता है, कोई यात्री यहाँ से गया, वहां जाके उनसे मिला, उसने उसको कथा सुनाई हुई भारत में ऐसे ऐसे हमने देखा, तो वो लोग जो सुनते रहते थे वो उसके बारे में लिखते रहते थे। यही ये कह रहे हैं कि बट बेस्ड देयर अकाउंट्स ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, उनको अलग अलग सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी उसके अकाउंट पे वो लोग अपने भारत के बारे में लिखते थे। ठीक है। Greek writers. It is remarkable that Alexander's invasions find no mention in Indian sources. And it is totally on the basis of the Greek sources that we have to reconstruct the history of his Indian invasion. अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतना बड़ा जो योद्धा माना जाता है, उसने हमारे भारत पे आक्रमण किया और उसके बारे में इंडिया में ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला कि अलेक्जेंडर नाम का कोई व्यक्ति था और कभी उसने हमारे भारत पे आक्रमण किया। ये सारी की सारी बात कहाँ है? ग्रीक सोर्सेस में लिखी हुई है कि अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति था, राजा था, उसने हमारे भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, हमारे इंडियन सोर्सेस तो हमें मिले ही नहीं इस बारे में। तो चलो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है, अगर कहीं ग्रीक सोर्सेज में ऐसा लिखा गया है तो फिर हमारी हिस्ट्री को उसी हिसाब से सेट किया गया है। ठीक है। द नेम्स ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ प्री अलेक्जेंड्रियन टाइम। अब अलेक्जेंडर जब आया उससे पहले के जो प्री अलेक्जेंड्रियन टाइम यानी पहले के जो राइटर्स थे उनके नाम क्या है? साइलैक्स, हिकैटियस, मिलेटस, हेरोडोटस एंड किटेसियस। ठीक है। साइलैक्स क्या कहते हैं? 6th सेंचुरी बीसी में आए, ये सब अलेक्जेंडर से पहले आए। क्या कहते हैं? वॉज द फर्स्ट ग्रीक राइटर हु रोट अबाउट इंडिया। ये सबसे पहले राइटर थे, इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। ही वॉज द ग्रीक सोल्जर ऑफ किंग डेरियस फर्स्ट। किंग डेरियस फर्स्ट जो ग्रीक सोल्जर, उनके यहाँ पे ये ग्रीक सोल्जर थे साइलैक्स, ऑफ पर्शिया ईरान। ही वॉज द ग्रीक सोल्जर ऑफ किंग डेरियस फर्स्ट ऑफ पर्शिया ईरान। पर्शिया के जो राजा थे किंग डेरियस फर्स्ट, उनके यहाँ ये सोल्जर थे और सोल्जर जो थे वो साथ में उनकी राइटिंग स्किल्स थी, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। ठीक है। ये कब लिखा? 550 बीसी से 486 बीसी के बीच में। ही वॉज सेंट बाय द किंग टू डिस्कवर द कोर्स ऑफ इंडस रिवर। अच्छा, ये जो डेरियस थे, इन्होंने इनसे कहा कि भाई जाओ भारत में इंडस रिवर के आसपास का सारा एरिया देख के समझ के आओ, क्योंकि उन्होंने युद्ध नीति बनानी थी, रणनीति बनानी थी, तो एरिया ही नहीं देखा होगा तो कैसे बेटा फिर वो आगे अटैक करेंगे। तो इन्होंने इनको किसको भेजा? साइलैक्स को भेजा। ही रोट हिज ट्रैवल अकाउंट। अब उसने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा, बट हिज नॉलेज वाज लिमिटेड टू इंडस वैली। लेकिन उनकी नॉलेज बस इंडस वैली तक ही रह गई। ठीक है, हो सकता है उसके आगे ना बढ़े, क्योंकि जितना राजा ने कहा वहां तक वो देखा है। अब क्या है नेक्स्ट? हिकेटियस मिलेटस 549 बीसी से 496 बीसी। देखिए सब अभी बीसी में चल रहा है। ठीक है। वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड ज्योग्राफर। ये ग्रीक हिस्टोरियन थे और ज्योग्राफी के ज्ञाता थे, इसलिए ज्योग्राफर भी थे। और ये अच्छी बात है कि भी ज्योग्राफी का बारे में पता चल रहा हो तो, और साथ में हिस्टोरियन भी हो तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से भौगोलिक स्थिति बता पाते हैं कहीं की। हिज नॉलेज अबाउट इंडिया वॉज लिमिटेड टू इंडस वैली। बार बार सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इंडस वैली के आगे वो जा नहीं पा रहे हैं। इंडस रिवर उस समय बहुत मतलब बड़ा एरिया में थी और 5 जो रिवर्स को मिला के वो एरिया, वो जोन बनता है सारा, जो पंजाब और पाकिस्तान के बीच में आता है, इसलिए शायद इंडस वैली को कहते हैं पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इनकी नॉलेज भी इंडस वैली तक ही थी। ठीक है। उसके आगे दोबारा शुरू होता है, उसके आगे बता नहीं रहा कोई। चलिए ठीक है। हेरोडोटस 484 बीसी टू 425 बीसी इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये आपको तो मुझे लग रहा है इतनी बार रिपीट हुआ है कि अब याद ही हो गया होगा, और मैं तो चाहती हूँ ये क्वेश्चन इस बार आ जाए ताकि आप सब इस पे टिक मार के। He in his famous text Historica
ठीक है। गिवन अस सफिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन, इरानियन एंड ग्रीक इन्वेजन एंड इंडो पर्शियन इरानियन रिलेशंस। अपनी ये हिस्टोरिका बुक में उन्होंने क्या कहा है ये भी पहले बताया जा चुका है कि जो ग्रीक इन्वेजन्स हुए या पर्शियन इन्वेजन्स हुए और जो भारत पे हुए, और साथ में इंडो पर्शिया के रिलेशंस और इंडो इरानियन रिलेशंस कैसे थे वो हमें बताए हैं। ये पर्शिया और ईरान बेटा एक ही बात है, ठीक है। ऑल्दो ही नेवर विजिटेड इंडिया। अच्छा, हेरोडोटस ने कभी भी इंडिया विजिट नहीं किया था। ही टेल्स अस अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन हिज टाइम। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया बेटा वही हो गया जो इंडस रिवर के पास का एरिया, ठीक है, यानी कि पंजाब और पाकिस्तान के पास का एरिया। तो ही टेल्स अस अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन उस एरिया की कैसी थी उसने ये बताया। ही न्यू ऑफ इंडिया एज the easternmost and the most numerous people inhabiting the empire of the Persian emperor Darius I. तो उन्होंने ये बताया कि ही न्यू ऑफ इंडिया, वो इंडिया के बारे में जानते थे कैसे कि ये एक ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, यानी कि ईस्ट में जाओ तो ये इंडिया पड़ता है। एंड द मोस्ट न्यूमरस पीपल इनहेबिटिंग द एम्पायर ऑफ पर्शियन एम्पर डेरियस फर्स्ट। और जो हमारे डेरियस फर्स्ट हैं पर्शियन किंग, उनका जो मतलब उनका जो साम्राज्य है, उनका साम्राज्य की जो ईस्टर्न मोस्ट लाइन है, यानी कि उनका साम्राज्य ईस्ट में कहां तक फैला है, तो वो ये बताते हैं कि इंडिया की सिंधु नदी तक, इंडिया की इंडस रिवर तक वो साम्राज्य उनका फैला हुआ है। एंड मोस्ट न्यूमरस पीपल इनहेबिटिंग द एम्पायर, और बहुत सारे लोग इनकी इस एम्पायर में रहते हैं, वास करते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। द लैंड रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब जो नॉर्दर्न इंडिया है हमारा, इंडिया का नॉर्थ पार्ट, उसका जो लैंड रीजन है 20th सतरैपी आई प्रोविंस, यानी कि ये जो प्रोविंस है सतरैपी ऑफ डेरियस एम्पायर। द लैंड रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया 20th सतरैपी आई प्रोविंस ऑफ डेरियस एम्पायर। तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया के 20 प्रोविंस जो हैं वो डेरियस एम्पायर में आते थे, ठीक है। तो डेरियस का साम्राज्य इतना फैला हुआ था। पेड हिम द ह्यूज एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 360 टैलेंट्स गोल्ड डस्ट। तो 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट यहाँ से उनको एनुअली हर साल जाती थी। ही राइट्स दैट इंडियंस वर क्लोथ्स मेड ऑफ वूल विच ग्रोज ऑन ट्री, ठीक है। तो वो बताते हैं कि इंडियंस वेयर क्लोथ्स, इंडियन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं जो कि वूल से बने होते हैं और ट्री पे उगती है ये, ठीक है। अब भाई उधर सर्दी का एरिया रहता है ज्यादा, तो इसलिए वो वूल की बातें बता रहे हैं। इट प्रूव्स, और वो खुद भी वहां ठंडा वाले एरिया से आए हुए थे, इट प्रूव्स दैट लॉन्ग बिफोर द क्रिश्चियन एरा इंडियंस वर फेमिलियर विद द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अच्छा, ये बात प्रूफ क्या करती है? अब ये बात तो हुई सुनी, लेकिन इसका प्रूफ क्या मिलता है हमें? इससे क्या प्रूफ होता है कि क्रिश्चियन एरा से, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले से भी जो इंडियंस थे वो फेमिलियर थे किससे? कल्टिवेशन ऑफ कॉटन से, यानी कि उनको पता था कि कॉटन कैसे उगाई जाती है और फिर उससे धागा भी कैसे बनाया जाता है और उसके फिर कपड़े भी कैसे बनते हैं, ये इंडियन को पता था। मेड यूज ऑफ द कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर का यूज कैसे होता था? टू वीव देयर क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स बनाने के लिए। व्हेन ग्रीक्स न्यू नथिंग अबाउट इट, जब ग्रीक्स को कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो ठीक है, अगर उन्हें कॉटन के बारे में पता था तो हो सकता है ग्रीक भी कुछ पहनते तो होंगे ही। हेरोडोटस समटाइम्स कुड बी लेड अवे फ्रॉम द ट्रुथ, Herodotus sometimes could be led away from the truth that can be seen from his account of gold digging ants of the size of dogs। अब ये क्या हो रहा है कि हेरोडोटस के बारे में ये माना जा रहा है कि कभी कभी वो ट्रुथ से भटक जाते थे, बहुत दूर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कब उनके मतलब उन्होंने ऐसा भी चीज देखी कि गोल्ड डिगिंग एंट्स थी, चींटियां जो गोल्ड को छोटा छोटा पार्ट में निकालती हैं, खोदती हैं, और उनका साइज क्या था? डॉग के बराबर था। अब ये तो ना कभी हिस्ट्री में किसी ने सुना ना देखा, और ना ही जो है इसका कोई आर्कियोलॉजिकल हमें फैक्ट मिला है। तो इसलिए लगता है कभी कभी कि हेरोडोटस समटाइम्स कुड बी लेड अवे फ्रॉम द ट्रुथ, वो ट्रुथ से कभी कभी दूर हमको नजर आते हैं।
कि ऐसे डॉग्स कैसे हो सकते हैं जो एंट हैं और वो गोल्ड को खोद रहे हैं, गोल्ड की खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। या तो हो सकता है उसने इमेजिनेशन की हो। और राइट, किटेसियस 416 बीसी से 398 बीसी, ठीक है, वॉज अ ग्रीक फिजिशियन एट द कोर्ट ऑफ पर्शियन एम्पर आर्टा आर्टा आर्टाक्सस मेमन, ठीक है। ये बेटा थोड़े सारे नाम ग्रीक हैं, अगर बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप समझ जाएं, ठीक है। किटेसियस कौन है? वॉज अ ग्रीक फिजिशियन, वो फिजिशियन थे, फिजिशियन मतलब डॉक्टर थे, ग्रेट फिजिशियन एट द कोर्ट ऑफ पर्शियन एम्पर आर्टाक्सस मेमन, आर्टेक्सस मेमन के जो कोर्ट में ये फिजिशियन थे। कौन थे? किटेसियस। देखो नाम से ही लग रहा है किटेसियस जैसे कोई डॉक्टर होगा, ठीक है, फिजिशियन होगा। ही हैड एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ नोइंग द स्टोरीज, ही हैड एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ नोइंग द स्टोरीज अबाउट इंडिया। उनको अब हर एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी ऐसी जिससे वो इंडिया के बारे में जान सके, क्योंकि वो कोर्ट में होते थे और जिसमें भी जब भी युद्ध होना है तो फिर कोई घायल होगा तो उन्हीं के पास जाएगा, तो उनके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रहती थी कि वो इंडिया के बारे में जानते रहे। बट ही हैज लेफ्ट एन अकाउंट टाइटल्ड पर्सिका विच इज फुल ऑफ लाइज एंड एग्जेजरेशन। अच्छा, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी, इतनी नॉलेज थी इंडिया के बारे में, फिर भी क्या, बट ही हैज लेफ्ट एन अकाउंट टाइटल, उन्होंने एक ऐसा ऐसी बात लिखी, ऐसा अकाउंट मतलब ऐसी बुक लिख दी जो पर्सिका नाम से थी, जिसमें उन्होंने बस झूठ ही झूठ बोला है और खूब बड़ा चढ़ा के बोला है। अब भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं? आई रियली डोंट नो। इट हैज सर्वाइव्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एन एब्रेजमेंट, इट हैज सर्वाइव्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एन एब्रेजमेंट। अब क्या है कि ये बुक इसलिए चल गई कि हमें जब कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो उसको आपस में जोड़ने का काम ये बुक कर देती है कि थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ से समझ में आई, थोड़ी सी यहाँ समझ में आई, तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ से ले लिया, तो एक पुल बना लिया हमने कि हाँ ऐसे ऐसे क्रोनोलॉजी हुई होगी। तो इसलिए बस ये सरवाइव कर गई बुक, नहीं तो ना करती। द नेम्स ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन टाइम। अब इतनी देर जो हमने ये सारे राइटर्स पढ़े, कौन कौन से राइटर्स पढ़े हम एक बार देखते हैं। हमने पढ़े साइलेक्स, हेकेटिटस, मिलेटस और हेरोडोटस और किटेसियस। ये चार नाम किससे पहले के हैं? अलेक्जेंडर से पहले के। द नेम्स ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन टाइम। अब अलेक्जेंडर जब आ गया तो उसके टाइम पे अब जो आए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन में पूछते हैं, ये सीधा सीधा एक ही सवाल बनता है इसका कि बताइए कि अलेक्जेंडर के टाइम पे कौन सा राइटर या ट्रेवलर भारत नहीं आया था, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तीन नाम दे देते हैं, एक नाम एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो आपको ये तीनों नाम यहीं पे याद करने हैं। तो नियार्कस, ओनिथिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ठीक है। NOA, नो, नो ए, यानी कि हम नो करेंगे किसको? ए से अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर हमारे भारत में ना आए, इन्वेजन ना करे, तो उनको नो बोल देंगे, ठीक है। तो एन से नियार्कस, ओ से ओनिथिक्रिटस और ए से एरिस्टोबुलस। साथ साथ बेटा याद करते चलिए, ताकि जब घटना चक्र शुरू करें तो आप फिर मुझे आंसर दें, मैं ना बताऊं कि बेटा ये ऑप्शन है, आप मुझे आंसर दें, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, नियार्कस, ओनिथिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। आगे देखते हैं नियार्कस। नियार्कस क्या है? वॉज द क्लासमेट एंड एडमिरल ऑफ नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो नेवल फ्लीट थी, जो नेवल फ्लीट होती है समुद्री बेड़ा, तो उसका जो एडमिरल था और साथ ही साथ वो इनका अलेक्जेंडर का क्लासमेट भी था, उसका नाम था नियार्कस। इतनी आपको डिटेल में सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस हमें ये इंट्रो करा रहे हैं उनका। ही वॉज सेंट बाय अलेक्जेंडर टू डिस्कवर द कोस्टल एरिया बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड इंडस। देखिए वही हो रहा बार बार, पर्शियन गल्फ और इंडस के बीच में, मतलब इंडस रिवर और पर्शियन गल्फ के बीच में जो एरिया पड़ता है, कोस्टल एरिया, उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए इसको अलेक्जेंडर ने नियार्कस को भेजा था भारत में। फिर हिज ओरिजिनल बुक हैज बीन लॉस्ट। अब उनकी ओरिजिनल बुक जो लिखी थी वो खो गई। बट द लेटर राइटर्स लाइक स्ट्रैबो, एरियन एटसेट्रा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ न कुछ एटसेट्रा कोटेड पैसेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल बुक, कुछ न कुछ ओरिजिनल बुक से इन्होंने अपने पैसेजेस लेके अपनी बात भी कही होगी, उनको कोट कर दिया कि भाई देखो जैसे
इस राइटर ने भी अपनी बुक में ये बताया है, ऐसा करके उनका नाम करके उनकी बात लिख दी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे हमें उनके कोट्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनकी ओरिजिनल बुक कौन सी थी। ठीक है, अब क्या है, ओनिसिक्रिटस। ओनिसिक्रिटस वाज द पायलट ऑफ नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब नेवल फ्लीट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, समुद्री जहाज जो चलाने वाली सेना होती है वो। ठीक है, तो उसके पायलट थे ये ओनिसिक्रिटस। ठीक है, he took part in the expedition of Nearchus and wrote a book about India। अब नियारकस कौन था, देखिए नियारकस कौन था, नियारकस नेवल फ्लीट का एडमिरल था। तो जब वो एडमिरल था तो वही आगे सेना को मार्च करेगा ना। तो क्या किया, ही टुक पार्ट इन द एक्सपेडिशन ऑफ नियारकस। जब नियारकस ने अपना एक्सपेडिशन चलाया भारत की तरफ, यानी कि आक्रमण किया, तो उसमें उसने पार्ट लिया ओनिसिक्रिटस ने, क्योंकि वो पायलट था, अब उसको भी जाना ही पड़ेगा जहाज चलाने के लिए। एंड रोट अ बुक अबाउट इंडिया, और उसने भी एक बुक लिख दी, यानी जो अपना आ रहा है अपनी एक एक बुक लेकर आया। जब आप लोग ऐसे ही आईएएस बनेंगे तो आप अपनी जर्नी में के बारे में एक बुक लिखेंगे जो आगे के बच्चों के काम आएगी। और आप बन जाएं तो सिर्फ अपने तक ही ना रहें, देश के काम आए। देश के वैसे तो आप सेवा कर ही रहे होंगे, काम आ ही रहे होंगे, बट और भी आपको इसके अपनी अपनी जॉब से बाहर जाकर भी आपको बहुत सारी सेवा करनी है। ठीक है, अच्छे भावों के साथ आप आगे बढ़िए ताकि भगवान आपको जल्दी से जल्दी ये नौकरी दे। एंड ही ऑल्सो रोट द बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, ये उसने बहुत अच्छी बात की कि उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर बायोग्राफी लिख दी ओनिसिक्रिटस ने। अब एरिस्टोबुलस कौन था, वॉज अ ज्योग्राफर। ये ज्योग्राफर थे। Alexander gave him some responsibilities. He described his own experiences in the book The History of War। अच्छा, इन्होंने अलेक्जेंडर ने इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी और इन्होंने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस थे वो हिस्ट्री ऑफ वॉर में लिख दिए थे। ठीक है, यानी कि वॉर की क्या हिस्ट्री है, सब वॉर वॉर वॉर, बहुत वॉर लड़ाई, इतनी लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं लोग। लेटर ग्रीक राइटर एरियन, तो जो लेटर बाद में जो ग्रीक राइटर एरियन आए, हैज यूटिलाइज्ड हिज अकाउंट इन द एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। तो जब उन्होंने अपनी ये बुक, एरियन ने अपनी बुक लिखी एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो इस बुक में छोटे छोटे अकाउंट्स थे उसका उन्होंने यूज किया। ठीक है, द नेम्स ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम। अब अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, अलेक्जेंडर के टाइम के, अलेक्जेंडर के टाइम के राइटर कौन कौन हुए, बस तीन ही बता रहे हैं, नियारकस, ओनिसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यहाँ से बेटा सवाल आता है। ठीक है, अब अलेक्जेंडर के बाद के राइटर, अलेक्जेंडर के बाद के राइटर कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को किसने भेजा था, कहाँ भेजा था, ये सब सवाल आते हैं। तो मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनिसियस, पेट्रोकल्स, टिमोस्थीन, एलियन, डायोड्रोरस, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, anonymous Greek writer of Periplus, Arian, and Cosmos Indicoplistus। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दो इंपॉर्टेंट नाम है, मेगास्थनीज और डायमिकस। इससे सवाल पूछते हैं, आप यहाँ पे याद कर लीजिए। तो अलेक्जेंडर के बाद के जो राइटर्स थे वो कौन थे, मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। और उसके बाद एनोनिमस ग्रीक राइटर ऑफ पेरिप्लस। पेरिप्लस एक बुक है जिसके राइटर का नाम नहीं पता। एरियन एंड कॉस्मोस इंडिको प्लेटस, इनके राइटर्स के नाम भी नहीं पता है। पेरिप्लस, एरियन और ये कॉस्मस इंडिको प्लेटस के नाम नहीं मालूम है राइटर्स के। ठीक है, अब मेगास्थनीज की बात चल रही है जो कि किसके बाद आया था, अलेक्जेंडर के बाद आया था। तो अलेक्जेंडर के बाद आया था 350 बीसी से 290 बीसी तक। ठीक है, वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर एनवॉय सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर, the great king of Persia, Iran and Babylonia, to the court of Chandragupta Maurya, the founder of Maurya dynasty, where he resided up to 6 years, 302 BC to 296 BC। तो कहना क्या चाह रहे हैं वो, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सेल्यूकस निकेटर था ना, ये कौन था, ये अलेक्जेंडर का एक सेनापति था। और जब अलेक्जेंडर मर गया तो उसके जो 4 सेनापति थे उन्होंने उसका जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसको आपस में बांट लिया, जिसको जिसके हाथ जो लगा उसने उसको उस एरिया का
खुद को राजा घोषित कर दिया। तो सेलिकस निकेटर उन्हीं में से एक थे। तो सेलिकस निकेटर ने क्या किया, अपना एक ग्रीक एम्बेसडर उन्होंने भेजा। किसको भेजा, किसको भेजा, ठीक है, सेलिकस निकेटर कौन थे, ग्रीक किंग ऑफ पर्शिया, ईरान एंड बेबीलोनिया। तो पर्शिया या ईरान एक ही बात है, उसके राजा थे और बेबीलोनिया के राजा भी थे। ठीक है, तो उन्होंने एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा जो कि मेगास्थनीज था। और किसको भेजा कि मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में भेजा। और वो वहां पर 6 साल तक रहा। देखिए कितनी मेहमान नवाजी होती थी हमारे यहाँ पे, कि 6 साल तक, 302 से 296 तक वो यहीं पे रहा। ही रोट अ बुक ऑन इंडिया कॉल्ड इंडिका। अब 6 साल तक कोई भारत में रह जाए और उसके बारे में ना लिखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने इंडिका में सारा डिटेल में लिखा सब कुछ, और ये एक अच्छा सोर्स है। द ओरिजिनल बुक हैज बीन लॉस्ट बट लेटर राइटर्स लाइक, अब फिर वही बात हुई, ओरिजिनल बुक खो गई, लेकिन बाद के लेटर जो राइटर्स थे, डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन, जस्टिन, इन सब ने कुछ ना कुछ उनके बुक से लिया था। प्रिजर्व द पैसेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल बुक, ठीक है, कुछ ना कुछ मेन पैसेज उन्होंने अपनी बुक में लिख दिए थे। एंड दोज पैसेजेस हैव बीन कलेक्टेड टू गिव एन आइडिया एज टू व्हाट मेगास्थनीज थॉट अबाउट इंडिया। तो उन्हीं पैसेजेस से ये पता चलता है कि मेगास्थनीज हमारे भारत के बारे में क्या सोचा करता था। ठीक है, दोज पैसेजेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय मैकक्रिंडल। अब ये भाई पर्शियन थे या ग्रीक थे, तो उसी लैंग्वेज में लिखा करते थे। और यहाँ पे जो ये इंग्लिश आए, अंग्रेज आए, जब उन्होंने जब ये सब रिसर्च करना शुरू किया, तो मैक क्रिंडल ने उनकी इन पैसेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मेगास्थनीज इज क्वाइट डिटेल्ड ऑन सर्टेन पॉइंट्स। कुछ कुछ पॉइंट्स पे तो एकदम मेगास्थनीज की जो इंफॉर्मेशन थी, बहुत खोल खोल के विस्तार से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता था। एमंग अदर थिंग्स ही डिस्क्राइब्ड। अब जो ये चीजें थी उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब की, देखते हैं भाई क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने। द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बताए, वो तो पहले बताना ही है कि कोई भी जहां जाओगे वहां बताओगे ना कि देश कैसा है, कहाँ है, जैसे उनके हिसाब से उनके ईस्ट में पड़ रहा है हमारा देश, वहां पे भौगोलिक स्थिति कैसी है, मौसम कैसा है, ये सब बताते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, मतलब देश मैंने कहा ना यही बताएंगे कि देश कितना उपजाऊ है, यानी कि मिट्टी यहाँ की कितनी उपजाऊ है और कितनी उपज देती है। पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑब्वियस ही बात है, किसी जगह जाओगे तो हम सबसे पहले उसकी राजधानी को ही कवर करेंगे। तो राजधानी उस समय कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, साथ में उन्होंने ये बताया कि स्लेवरी नहीं होती थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ऊंचे आदर्श के व्यक्ति थे, तो उन्होंने स्लेवरी नहीं, अपने अपने काल में स्लेवरी को उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। ठीक है, द सेवन कास्ट ऑफ द इंडियंस, इंडियंस की 7 कास्ट के बारे में भी इसी में बताया गया है। द रेयर ऑकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द कंट्री, यानी कि देश में कहीं कभी किसी टाइम कभी बहुत ही रेयर चोरियां होती थी। ठीक है, क्योंकि चाणक्य भी साथ में है और इतना अच्छा राजा है और लोग भी उस समय अच्छे होते थे, तो चोरी चकारी की घटनाएं हमारे देश में नहीं थी। अच्छा, हमारे देश में सिर्फ इसलिए चोरी चकारी और भ्रष्टाचार नहीं था कि हमारे जो राजा हैं वो अच्छे थे, हमारे यहाँ धर्म बहुत है, और धर्म में अपना 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 धर्म, या धर्म मतलब अपना अपना हमारे जीने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब समझाया जाता है। तो इसलिए जब हम लोग अपने धर्म को पकड़ के चलते हैं, हमें शुरू से पता हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम सच बोलते हैं तब हमारे साथ क्या होता है, हम झूठ बोलते हैं तब हमारे साथ क्या होता है, हम घूस खाते हैं तब हमारे साथ क्या होता है, हम घूस नहीं खाते तब क्या होता है। तो जब ये सब चीजें हमें शुरू से बचपन से बता दी जाए, तो हमारा चरित्र का विकास होता है। और जब हमारे चरित्र का विकास होता है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग जीवन को जीते हैं और खुद विमान बनते हैं। तो जब सारे ही लोग वहां अच्छे थे, तो चोरियां क्यों होंगी। ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स के बारे में बताया, उस समय जो इंडियन फिलोसफर्स थे, जो फिलोसफी में क्षेत्र में कुछ ना कुछ लिखा होता था, लिखते होंगे, तो उनके बारे में बताया था। पार्ट प्लेड बाय डायोनिसस एंड हेराकल्स इन इंडिया। तो डायोनिसस और हेराकल्स जब आए होंगे, तो उनके बारे में भी उन्होंने लिखा कि उन्होंने यहाँ पे भारत में क्या क्या किया। ठीक है, तो मेगास्थनीज का ये पार्ट था। इसमें बस एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि सेलिकस निकेटर ने इन्हें भारत में भेजा था, यही सवाल बार बार बनता है शॉर्ट में। ठीक है, आगे क्या है, आगे एलियन है। एलियन, एलियन का मतलब तो वैसे भी विदेशी होता है।
वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन। एलियन कौन था? एक ग्रीक हिस्टोरियन था। हिज बुक अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है उनके बारे में अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री में उन्होंने बताया है। डायोडोरस कौन थे? वो डाइड 36 बीसी में वो डाइड हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। वॉज अ फेमस ग्रीक हिस्टोरियन, वो भी यही थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे। ही इज नोन फॉर बिब्लियोथिका हिस्टोरिका, ये बुक उन्होंने लिखी थी। ही रोट अबाउट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन फाउंड इन मेगास्थनीज। तो मैगजीन्स के जो डिस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, जो मैगजीन उनको बताते थे, उनके उनके हिसाब से उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। हिज बुक गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया। तो उनकी बुक भी यही बताती है कि भाई अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था हमारे भारत पे, और उसके बारे में जितनी जानकारी है वो डियोडोरस अपनी बुक में बताते हैं। कौन सी बुक है उनकी? बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। ठीक है। अब स्ट्रैबो आ गए 64 बीसी से 19 बीसी। ये भी ग्रीक हिस्टोरियन थे। भाई ग्रीक हिस्टोरियन ही होंगे ना, क्योंकि हम ग्रीक हिस्टोरियन ही तो पढ़ रहे हैं इस समय। और ज्योग्राफर भी थे। हिज टेक्स्ट ज्योग्राफिया। अब उनका बुक का नाम ही, क्योंकि वो खुद ज्योग्राफर थे तो उनका नाम ही ज्योग्राफिया रख दिया। हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री अलोंग विद ज्योग्राफी। ठीक है। उनकी जो बुक ज्योग्राफिया थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी। ही डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल कंडीशन अलोंग विद सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। ये सब भाई मैं तीन ये बार बार आपको बता रही हूँ, यही बार बार वो बताते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी बुक में यही तीन कंडीशंस भारत के बारे में बताई। He mentions the martial relationship between Seleucus Nicator and Sandrocotus, आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने ये बताया कि मार्शल रिलेशनशिप मतलब सैन्य रिलेशनशिप जो भारत के और यहाँ निकेटर के थे वो बताए हैं। ठीक है। तो सेलिकस निकेटर और सैंड्रोकोटस के बीच में जो सैन्य रिलेशनशिप थे वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं बुक में। और सैंड्रोकोटस कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को ये लोग सैंड्रोकोटस बुलाते थे। और ये सवाल भी आया है कि सैंड्रोकोटस कौन है। ठीक है। ये रहा एस से सेल्यूकस, यही रहा एस से सैंड्रोकोटस, और इन्होंने ही इसकी सी से पहचान की है। तो आपके बन गया एस एस सी। एसएससी का पेपर देके आई है और उसमें लिखा होगा कि सैंड्रोकोटस किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको चंद्रगुप्त मौर्य टिक करना है। ही मेंशंस विमेन बॉडीगार्ड्स ऑफ सैंड्रोकोटस, और उसने ये बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो इतना महान राजा था उनके जो बॉडीगार्ड होते थे उसमें विमेन भी होती थी। राइट। तो विमेन हमारे शुरू से बहुत अच्छे वर्क करती चली आ रही हैं, बट लोग उन्हें क्यों दबाते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। हमें हर एक व्यक्ति की गुणों की पहचान भी करनी चाहिए और रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है। और यही यही चीज आचार्य चाणक्य ने अपने राजा को लेके की कि उन्होंने विमेन बॉडीगार्ड्स भी हायर किए। ठीक है। प्लूटार्क क्या है? 45 से 125 एडी। Plutarch's book contains the description of the life of Alexander the Great. Alexander the Great की लाइफ के बारे में सब बताते हैं प्लूटार्क, एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया का इंट्रोडक्शन भी देते हैं। He wrote when Androcotus identified as चंद्रगुप्ता मौर्य। देखो यहाँ पे सैंड्रोकोटस है और यहाँ पे एंड्रोकोटस है, दोनों एक ही है, बस एस नहीं है। ठीक है। तो ये नाम आए चाहे ये नाम आए, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। Was young he met Alexander the Great। तो वो कह रहे हैं when Androcotus was young he met Alexander। जब जो अलेक्जेंडर छोटे थे, यंग थे, तब प्लूटार्क उनसे मिले थे। ठीक है। The anonymous Greek writer of Periplus of Erythraean Sea, Periplus Marius Erythrea, i.e. sailing around the Red Sea 80 से 115 एडी, देखिए 80 शुरू हो गया, made a voyage to the Indian coast about 80 AD and he has left a record of its ports, harbors and merchandise। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ये जो बुक है इसके जो राइटर है वो ग्रीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन है। ठीक है। एनोनिमस है। तो उन्होंने रेड सी के बारे में, रेड सी से जो यात्रा भारत की तरफ होती थी, रेड सी के रास्ते थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा है 18 एडी में, एंड ही हैज लेफ्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स पोर्ट्स।
और ये जो रास्ते में पोर्ट्स पड़ते थे, हार्बर्स पड़ते थे, मर्केंडाइज पड़ते थे, यानी कि जो व्यापार के क्षेत्र पड़ते थे, उनके बारे में उन्होंने बताया है। पेरिप्लस गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैरीटाइम एक्टिविटीज ऑफ एंशिएंट इंडियंस। अच्छा, पेरिप्लस ये भी बताती है कि इंडियंस, एंशिएंट इंडियंस अपना मैरीटाइम एक्टिविटीज कैसे करते थे। दिस टेक्स्ट इज नोन एज अ गाइड ऑफ सी ट्रेड। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो बुक है, ये इस तरह जानी जाती है कि जो सी रूट से सी ट्रेड होता था, यानी कि समुद्री व्यापार होता था, उसमें उन रास्तों के बारे में ये गाइड करती है कि सी से अगर आपको रास्ते, सी के रास्ते से आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो आप कैसे करें। द अननोन ऑथर ऑफ द पेरिप्लस क्लेम्स दैट हिप्पोलस, a mariner, was knowledgeable about the monsoon winds that shorten the trip from Red Sea to India and India to the Red Sea। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो ये अननोन ऑथर ऑफ द पेरिप्लस हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि जो एक हिप्पालस नाम का व्यक्ति था, जो मरीनर था, ठीक है, यानी कि समुद्र में काम करने वाला, तो मरीन ड्राइव होती है ना जैसे, तो मरीनर, तो वो क्या है, वो उनको इस बात की नॉलेज थी कि मानसून विंड्स क्या कर देती हैं। मानसून विंड्स रेड सी से इंडिया और इंडिया से रेड सी का रास्ता छोटा कर देती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो सेल इस तरह से करती हैं हमारी बोट को कि हमारी बोट या हमारा शिप जहां हम ले जाना चाह रहे हैं वहां जल्दी पहुंच जाए और रास्ता शॉर्ट हो जाए। इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉरेन सोर्स फॉर संगम पीरियड ऑफ साउथ इंडिया। अब यही जो है, यही बुक किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, संगम पीरियड के, मतलब साउथ इंडिया के संगम पीरियड का भी ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसमें पता चलता है उसके बारे में। इट कंटेन्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड बिटवीन रोमन एम्पायर एंड द रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा, इसमें फिर यही बता रहे हैं कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो हमारे साउथ इंडिया का रीजन था, उसके साथ रोमन अपना व्यापार कैसे करते थे, वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे क्या चलता है, अब हम लोग ने एडी में आ गए हैं, एरियन आ गया 130 थे 172 एडी, अब एडी चल रहा है। वॉज अ फेमस ग्रीक हिस्टोरियन, ही रोट 2 बुक्स, इंडिका एंड एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, देखिए एरियन ने वो चार्ट में यही बुक लिखी है इंडिका, इसलिए वहां पे वो ठीक था। ठीक है, उस चार्ट को हम लोग लास्ट चैप्टर देखते हैं, कुछ करते हैं उसके बारे में। ही रोट 2 बुक्स, इंडिका एंड एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर्स कैंपेन्स। अलेक्जेंडर ने जहां जहां अपने अभियान चलाए देशों को जीतने के लिए, तो उनके बारे में इन्होंने ये बुक में लिखा है, जैसे एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में, और इंडिका में भी कुछ न कुछ उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। द अकाउंट ऑफ एरियन हैज बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट रिलायबल and authentic account among the accounts of Greek writers concerned with India। जो ग्रीक राइटर्स थे जिनका कंसर्न इंडिया से था, उन सभी का अकाउंट के बारे में, मतलब उनके बारे में छोटा छोटा कुछ ना कुछ रियलिस्टिक और ऑथेंटिक उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। इन दिस अकाउंट चंद्रगुप्त मौर्य इज मेंशन्ड एज एंड्रोकोटस, वही है, इनके ही अकाउंट में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बताया है, एरियन एंड्रोकोटस। ठीक है, कॉस्मोस इंडिको लिस्टस, ठीक है, 537 से 547 एडी, वॉज अ ग्रीक मर्चेंट, ये व्यापारी थे। अभी तक हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, वो हिस्टोरियन थे, ज्योग्राफर थे, तो ये कौन थे, ये मर्चेंट थे, हु लेटर टर्न टू अ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो अब व्यापारी लोग जो होते हैं ना, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं मॉन्क बनने के, क्योंकि कमा कमा के बहुत थक चुके होते हैं। ठीक है, अपने सारी कमाई घर वालों को देके खुद मॉन्क बन जाते हैं। तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और साथ में एक मर्चेंट, मतलब मर्चेंट थे और बाद में वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए, बुद्ध धर्म के संपर्क में आने से। ही सेल्ड राउंड मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, श्रीलंका एंड इंडिया ड्यूरिंग द 547 एडी। उन्होंने कहाँ कहाँ से चल के भारत पहुंचे, मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी से, पर्शियन गल्फ से होते हुए श्रीलंका के रास्ते से इंडिया तक आ गए। ठीक है, या पर्शियन गल्फ से सीधा इंडिया श्रीलंका तक आ गए। अराउंड 550 एडी ही रोट क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, ये उन्होंने 550 एडी में लिखी, विद कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की और उसमें लिखा अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया व श्रीलंका। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी ट्रेड हो रहा है, ये भी वो बता रहे हैं। एंड अदर कंट्रीज सिचुएटेड इन वेस्टर्न सी कोस्ट, और जो दूसरी कंट्रीज थी जो
वेस्टर्न सी कोस्ट में थी, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। प्लूटार्क कौन थे, ये रिपीटेड है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब रोमन लैटिन राइटर्स शुरू करने से पहले हम एक बार छोटा सा ये देख लें कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। ठीक है, ग्रीक राइटर्स आए। ग्रीक राइटर्स में हमने 3 तरह के राइटर्स देखे, अलेक्जेंडर के टाइम के राइटर्स, अलेक्जेंडर के बाद के टाइम के राइटर्स और अलेक्जेंडर के पहले के टाइम के राइटर्स। तो सबसे पहले प्री अलेक्जेंडर टाइम के पढ़े हमने, साइलाक्स पढ़ा, हिकेटिशस पढ़ा, मिनेटस पढ़ा, हेरोडोटस एंड किटेसिस पढ़ा। ठीक है, ये 5 नाम है, 1 2 3 4 5। फिर हमने इनकी बुक्स के नेम भी पढ़े, फिर उसके बाद हमने अलेक्जेंडर के टाइम के पढ़े। ये हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं, नियार्कस, ओनिथिक्रिटस और एस्टेरोबुलस। ठीक है, ये अलेक्जेंडर के टाइम के थे। और फिर हमने पोस्ट अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर के टाइम के बाद के पढ़े, वो कौन थे? मेगास्थनीज थे, डायमेकस, डायोनिसियस, पेट्रोकल्स, टिमोस्थीन, एलियन, डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लूटार्क। ठीक है, ये हमने पढ़े यहाँ तक। और जो मेगास्थनीज था उसको किसने भारत भेजा था? उसको सेलिकस निकेटर ने भारत भेजा था। ठीक है, मेगास्थनीज एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से पूरे उनके बारे में इतना बताया गया है। सेलिकस निकेटर द्वारा भेजा गया कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो 6 साल यहाँ पे रुका। ठीक है, अब ये हमने 3 तरह के राइटर्स पढ़े यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रोमन लैटिन राइटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और आई होप कि आप सबका ध्यान यहीं पे ही है। ध्यान भटक रहा है बेटा तो वापस फिर से यहीं पे ले आइए और फिर से फोकस हो जाइए। तो रोमन लैटिन राइटर्स क्या हैं? प्लिनी है, ये एडी में है। वो सारे देखिए कहाँ से शुरू हो रहे थे, पास्ट में कहीं 325 बीसी से लेके करते करते एडी तक आ गए, और ये हमारे सीधा एडी से शुरू हो रहे हैं। रोमन एंड लैटिन राइटर्स 23 से 99 एडी। ही वॉज अ रोमन हिस्टोरियन। ठीक है, ये रोमन हिस्टोरियन थे। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ कुषाण रूलर कनिष्क। जो कनिष्क हमारे यहाँ भारत में थे राजा, उनके कंटेम्प्रेरी देखो बेटा क्या होता है, ये वर्ड समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइमलाइन को बताता है। कंटेम्प्रेरी जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। कंटेम्प्रेरी होता है कि जैसे आज अगर कहा जाए कि क्या नरेंद्र मोदी के टाइम पर खान सर पढ़ाते हैं, तो हाँ कंटेम्प्रेरी हैं, खान सर नरेंद्र मोदी के कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि क्या खान सर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे टेम्परेरी थे, तो उस समय उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका मतलब उस समय मतलब भारत में थे, पैदा तो हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यूट्यूब पर एक्टिव ना होने की वजह से उस समय वो वहां पे नहीं दिखते थे। इसी तरह से हम ये कहें कि क्या अकबर के टाइम पे बीरबल था, तो हाँ था। तो अकबर जो बीरबल था वो किसके कंटेम्प्रेरी था? वो अकबर के कंटेम्प्रेरी था। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या कृष्ण भगवान अकबर के टाइम पे थे, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, कृष्ण भगवान अकबर के टाइम पे नहीं थे, तो कृष्ण भगवान अकबर के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि कंटेम्प्रेरी का सीधा मतलब है कि जो व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जा रही है और पूछा जा रहा है कि ये व्यक्ति उसके टाइम पे था, अगर आंसर आता है हाँ तो कंटेम्प्रेरी था, और अगर आंसर आता है नहीं तो कंटेम्प्रेरी नहीं था, यानी कि उसके टाइम के समय। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, कंटेम्प्रेरी। तो कुषाण रूलर कनिष्क क्या कहते हैं? उनके टाइम पे ये प्लिनी आए थे, मतलब होते थे। ही रोट एन एनसाइक्लोपेडिक टेक्स्ट नेचुरलिस हिस्टोरिका। तो नेचुरलिस हिस्टोरिका में उन्होंने लिखा है, जो कि एक एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब वर्ड्स के बारे में भी पूरी फुल डिटेल दी होती है कि ये वर्ड का ये मतलब है। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या हुआ? नेचुरल हिस्टोरिका का मतलब हुआ नेचुरल हिस्ट्री। ही गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया व्हिच इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ग्रीक्स एंड अदर वेस्टर्न मर्चेंट्स।
जब ग्रीक्स और दूसरे वेस्टर्न मर्चेंट्स यहाँ आप भारत में आते थे तो वो जितना भी जानकारी उनको देते थे उन्होंने इसके बारे में नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है। This text contains a detailed description about animals, plants and minerals of Indian along with the trade relation between Rome, Italy and India। तो उन्होंने उनके टेक्स्ट में ज्यादातर किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? भारत के एनिमल्स का, प्लांट्स का, मिनरल्स का और ट्रेड जो कि रोम और इंडिया के बीच में होता था। ये रोम कहाँ है? इटली में। ठीक है, तो प्लिनी के बारे में हमारी यही जानकारी है। फिर कर्टियस आए जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में आए। ही वॉज अ रोमन हिस्टोरियन, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ रोमन एम्पर क्लॉडियस। क्लॉडियस के टाइम पे कर्टियस थे कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं। हिज बुक कंटेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उनकी बुक में अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में काफी कुछ बताया गया है, क्योंकि देखिए ये लोग एडी में है और अलेक्जेंडर पहले था, तो अलेक्जेंडर के बारे में उन्होंने अपनी बुक में कवर किया है। टॉलमी आए सेकंड सेंचुरी एडी में। ही वाज अ रोमन ज्योग्राफर एंड हिस्टोरियन एंड हिज पॉपुलर टेक्स्ट ज्योग्राफी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट ज्योग्राफी एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम इटली। वही इन्होंने भी वही किया कि जो ट्रेड था इन दोनों देशों के बीच में वो बताया, एंशिएंट ज्योग्राफी कैसी थी, भारत की भौगोलिक स्थिति बताई अपनी बुक ज्योग्राफी में। ठीक है, जस्टिन सेकंड सेंचुरी एडी में थे। ही वाज अ रोमन हिस्टोरियन, ही रोट अ टेक्स्ट नेमली एपिटम। उन्होंने एपिटम लिखा, समरी ऑफ अ रिटन वर्क। जो रिटन वर्क उनका होता था, कहीं कहीं हम लोग लिखते रहते हैं जैसे कुछ ना कुछ, फिर हम लोग सोचते हैं कि इसको एक जगह लिख दें, तो उन्होंने उसको समराइज कर दिया। His text is based on Greek accounts. Greek account पे उनका सारा टेक्स्ट बेस्ड होता था। His text contains the description of Indian campaign of Alexander the Great. Alexander the Great के जो इंडियन उन्होंने अपना अभियान चलाया इंडिया पे कि इंडिया को जीतेंगे, तो उसके डिस्क्रिप्शन उन्होंने इसमें एपिटम में लिखे। ठीक है, along with power seizing by चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य। और साथ में ये भी लिखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी पावर को भारत में रोक दिया था। ठीक है, जस्टिन रोट अबाउट द रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन अपरूटिंग ग्रीक पावर। तो जस्टिन ने क्या लिखा? जस्टिन रोट अबाउट द रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, आज के जो जस्टिन बीबर है वो कौन से देश से हैं? ये आप लोग कमेंट में जरा मुझे बताइएगा। तो जस्टिन रोट अबाउट द रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के रोल के बारे में लिखा, इन अपरूटिंग ग्रीक पावर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ग्रीक पावर को हटाने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का रोल था वो उन्होंने लिखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट से इनको ग्रीक पावर्स को उखाड़ के फेंक दिया। इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर हैड शेकन। और जो इंडिया है वो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद शेक करने लगी, एज इट वर द योक ऑफ servitude from its neck and put his governors to death. India after the death of Alexander had shaken as it was the yoke of servitude from its neck and put his governors to death. अच्छा, जब अलेक्जेंडर मर गया तो ये बात फैल गई कि जब राजा ही ना रहे तो फिर जो बाद के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उतने मजबूत नहीं रहते हैं, तो उनके गवर्नर्स को भी फिर क्या झेलना पड़ा? मृत्यु का सामना करना पड़ा। ठीक है, द ऑथर ऑफ दिस लिबरेशन वॉज सेंडोकोटस। द ऑथर ऑफ दिस लिबरेशन वॉज सेंडोकोटस। तो ये जो लिबरेशन दिया इन्होंने सेंडोकोटस ने, मतलब इन लोगों को जो हमारे भारत को जो आजादी दिलवाई उस समय, किनसे? अलेक्जेंडर से। तो वो द ऑथर ऑफ दिस लिबरेशन वाज सेंडोकोटस। तो इनके बारे में जो जानकारी है वो सेंडोकोटस से मिलती है। सेंडोकोटस इज आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्त मौर्य। ये बार बार सेम बात आई जा रही है। जस्टिनियन सेकंड सेंचुरी एडी। ही वाज अ रोमन हिस्टोरियन, ही रोट अ टेक्स्ट नेमली एपिटम। ये बेटा वही सेम बात यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है और उसको जस्टिन को जस्टिनियन कर दिया, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चाइनीज राइटर से बढ़ने से पहले एक बार फिर पीछे देखते हैं। रोमन राइटर्स कौन से मिले हमें? एक प्लिनी मिले, एक हमें कर्टियस मिले, एक टॉलमी मिले, एक जस्टिन मिले। तो 4 हमें रोमन राइटर्स मिले। ठीक है, जो इटली से थे। अब हम लोग चाइनीज राइटर्स पढ़ेंगे। चाइनीज राइटर्स कौन है? सूमा चिन, 145 BC से 85 BC। ये देखिए, ये BC में was the first Chinese writer who wrote about India in his text historical memories। ये फर्स्ट चाइनीज राइटर थे जिन्होंने हिस्टोरिकल मेमोरीज में
इंडिया के बारे में लिखा है। पैन, को और फानी 378 से 445 एडी। एडी आ गया। एनाल्स ऑफ द अर्लियर हंस, इसमें उन्होंने रिटन बाय पैन को एंड पान को ने ये बुक लिखी है। एंड एनल्स ऑफ द लेटर हंस रिटन बाय फेनी फेनी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अर्लियर हंस लिखी है पैन को ने और लेटर हंस लिखी है फैनी ने। कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कुशान रूलर्स, कुजुल, पड़फीस और वम पड़फीस। और इन्हीं के आगे ये जो कुजुल और वम है, ये इन्हीं का आगे वंशज कौन थे? कनिष्क थे। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इनकी इन बुक्स में मिलती है। ठीक है, एनल्स ऑफ अर्लियर हंस में और एनल्स ऑफ लेटर हंस के बारे में। ठीक है, फायान, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप जानकारी पूरी रखिए क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। आपको थोड़ी देर आवाज ना आया करे तो आप ये सोचा करिए कि मैम या तो कुछ सोच रही है या फिर पानी पी रही हैं। राइट, मैं आपको बता देती हूँ। और राइट, फायान क्या है? केम टू इंडिया इन 399 एडी। ये फायान कब आए? 399 एडी में हमारे पास आए ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त रूलर जो थे चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है क्योंकि वो मौर्य के थे, ये गुप्त के हैं, गुप्त काल के चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। उनके टाइम पे हमारे फायान आए, याद कर लीजिए यहीं पे। राइट, ए बी सी डी ई एफ जी, तो एफ के बाद क्या आता है? आता है जी। तो एफ जब फायान आए तो उनके बाद आए, वो आता है जी गुप्ता। तो फायान जब आया तो किस टाइम पे आया? गुप्ता पीरियड में आया। गुप्ता में भी कब? जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, सॉरी मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य थे। तो फायान हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए कि गुप्त पीरियड में आए थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन भी हम लोग छोड़ के आएंगे तो बहुत गलत बात है, यहीं पे हमें याद हो जाने चाहिए साथ के साथ। फायान किसके पीरियड में आए थे? गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे। ठीक है, ही स्टेड इन इंडिया फॉर 15-16 ईयर्स। वाह, हमारा भारत बहुत अच्छा है। कोई 6 साल रह रहा है, कोई 15-16 साल रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फायान 15-16 साल रहे हमारे यहाँ पे। ही केम टू इंडिया बेसिकली टू कवर एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ विनय पिटक। अच्छा, अब उनका रहना बड़ा जरूरी भी था क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि बुक ली और फोटो कॉपी कराई और चल दिए। पहले सब इस तरह से हर बात को अपने हाथ से हैंड रिटन लिखना, वो भी पत्तों पे, उसको सहेजना, ये बड़ी बात थी। ठीक है, तो इसलिए 15-16 साल लगना कोई बड़ी बात नहीं है। तो विनय पिटक जब लिखे गए, ठीक है, तो उनकी ओरिजिनल कॉपी को वो उसकी फोटो कॉपी ले जाना चाहते थे। ही केम टू इंडिया बेसिकली टू कवर एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ विनय पिटक। विनय पिटक की ओरिजिनल कॉपी से वो सारा सामान लिख के अपने पास ले जाना चाहते थे चीन में, क्योंकि चीन में भी बुद्ध धर्म है। ठीक है, आफ्टर रिटर्न टू चाइना ही रोट हिज ट्रेवल अकाउंट नेमली फो कोयो की आई रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो जब वो चाइना में उन्होंने रिटर्न किया तो उन्होंने अपनी एक, जितना भी उन्होंने ट्रैवल किया देश विदेशों में, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने ये बताया, मतलब बुक का नाम था फो कोयो की, और उसमें उन्होंने जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके बारे में सारा बताया। और वो गए होंगे अलग अलग जगह, हर बुद्धिस्ट कंट्री में कुछ ना कुछ बुद्ध जी का कुछ जो भी मटेरियल लिया है वो कवर करने के लिए। ठीक है, तो इतना बड़ा काम फायान ने किया था। कब आए थे? गुप्त पीरियड में आए थे। एफ एंड जी। दिस बुक इज स्टिल अवेलेबल इन द ओरिजिनल फॉर्म। ये बुक अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में है हमारे पास, और अच्छी भी बात है। इट थ्रोज सफिस लाइट ऑन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। वही बार बार हिस्ट्री और सिविलाइजेशन, सभ्यता कैसी थी, रहन सहन कैसा था, कल्चर कैसा था, ये सब गुप्ता पीरियड के टाइम पे फायान ने बताया। इट इज रिटन फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सो देयर इज अ लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, मतलब कि धर्म के बारे में उसमें ज्यादा कहानी लिखी गई है। तो कहाँ साइंटिफिक टेम्पर था, मतलब साइंटिफिक बातें, वैज्ञानिक बातें थोड़ी कम लिखी गई है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? फिर से एक बार देखते हैं, फायान कब आए थे? फायान आए थे गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। सुयुन 518 टू 22 एडी केम टू इंडिया। ये देखिए 518 पहले बड़ा नंबर है, BC हुआ ये।
तो 518 BC से 22 AD। केम टू इंडिया इन क्वेस्ट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अगेन ये भी इसीलिए आए थे, क्वेस्ट मतलब प्यास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की प्यास में वो यहाँ पे आए कि हमें कुछ तो मिल जाए, प्रभु ने इतना कुछ लिखा है तो एक अमृत की एक बूंद मिल जाए। एंड रिटर्न टू चाइना विद 170 महायान टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो हीनयान और महायान जो दो सेक्ट्स थे, उन्होंने बुद्ध के बारे में जितनी भी बुक्स लिखी, तो उनके 170 महायान टेक्स्ट वो अपने साथ चाइना वापस लेके गए। ठीक है, और आज भी उन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं। इतना महान देश है हमारा, अब हम सब ने मिलकर अगेन उसको महान भी बनाना है और सोने की चिड़िया भी बनाना है। गॉट इट। अब वेन सांग पढ़ते हैं। वेन सांग आए थे 629 से 45 एडी और केम टू इंडिया इन 629 एडी इन द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे ये आए थे। ठीक है, द रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी के ये रूलर थे। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 13 टू, ये भी देखिए 13-14 साल आराम से रहे थे, 629 से 45 एडी तक। ही स्टडीड He studied Yogacar doctrine in Nalanda Mahavira for 5 years. ठीक है, he studied Yogacar doctrine. He studied Yogacar doctrine in Nalanda Mahavira for 5 years. तो नालंदा महाविहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी थी हमारी, उसमें 5 years तक रह के उन्होंने योगाचार की डॉक्ट्रिन की, मतलब योगाचार की उपाधि उन्होंने ली और कोर्स किया, उसको पढ़ा। इन 641 एडी ही रीड कांची इन द रेन ऑफ नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो अब वो नीचे साउथ में भी गए और जहाँ कांची में गए साउथ में, और वहां का राजा जो थे वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे। मैमल द पल्लवा रूलर ऑफ कांची, कांची के पल्लव रूलर कौन थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट मैमल। एंड स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वहां पे लंबे समय तक रुके। ये मम्मल जैसे विक्रमादित्य लिखा हुआ था ना आगे एक उपाधि, वैसे ही उनकी उपाधि है। ही रोट अ ट्रैवल अकाउंट CU की, और उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट को CU की में लिखा। बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स है उसमें उन्होंने अपने बारे में सारा ये बातें लिखी हैं। द अकाउंट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, The account contains detailed information about history and the culture of the country. तो वही हिस्ट्री और कल्चर जो भारत का था उस समय उसके बारे में डिटेल है। स्पेशली द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में सारी जानकारी उन्होंने दी है। एंड हिज एक्टिविटीज के वो क्या क्या करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था, एजुकेशनल सिस्टम कैसा था उस समय का। इट इज ट्रूली अ गेजेटर, बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ बताया गया है। हिज अकाउंट इज रियली अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स टू कनेक्ट द डिस्क्रीट सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो हिस्टोरिक इवेंट्स लाइन बाय लाइन हुए वो सारे उन्होंने अपनी बुक में कवर किए हैं। ही ऑल्सो राइट्स अबाउट द हुन रूलर मिहिरकुला। अच्छा, हुन रूलर जो मिहिरकुल थे उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है। कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता रूलर, गुप्ता के टाइम पे आए थे, देखिए गुप्ता भी तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी ये हुन और मेहरकुल किसके कंटेम्प्रेरी थे? गुप्त रूलर बालादित्य, बुद्धगुप्ता एंड सम अदर्स हु पैट्रोनाइज्ड द नालंदा महाविहार। तो नालंदा महाविहार को जिन्होंने शरण दे रखी थी, यानी कि पैसा वैसा देते थे जिससे वो यूनिवर्सिटी चलती रहती थी, तो उनके टाइम के जो ये बालादित्य और बुद्धा गुप्ता थे, उनके टाइम पे उनके कंटेम्प्रेरी थे मेहरकुल, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। ही इज नोन एज द किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो वो कैसे किस प्रकार के राजा के बारे में जाना जाता था? ही इज नोन एज द किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के वो राजा कहे जाते थे। ठीक है, वी ली रोट अ बायोग्राफी ऑफ हिज फ्रेंड, वी ली रोट अ बायोग्राफी of his friend Wenzang, namely Life of Wenzang. It throws some light on Indian history. तो हुईली जो थे ना वो वेनसांग के फ्रेंड थे, और उन्होंने क्या किया था, वेनसांग के बारे में उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, वेनसांग के ऊपर उन्होंने सब कुछ लिखा, और ये थोड़ी बहुत इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये भी जानकारी देती है। ये वेनसांग कौन थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, और इनके बारे में किसने लिखा? हुईली ने लिखा।
Itzing. Itzing 673 से 95 AD came to India through a sea route via Sumatra. सुमात्रा से होते हुए यहाँ पे आए. He stayed in Nalanda महावीरा, वे भी नालंदा में रहे for 10 years, 10 साल तक, and studied संस्कृत. संस्कृत को उन्होंने पढ़ा और बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पढ़े. He wrote a travel account, a record of the Buddhistic religion as practiced in India and मलाई आर्कियोलॉजी. ठीक है. उन्होंने अपना जो ट्रैवल अकाउंट है उसमें उन्होंने क्या लिखा, इतना लंबा, ये पूरा नाम है बेटा, ये देखो, ये पूरा इतना लंबा है. तो इसमें उन्होंने अपने अकाउंट के बारे में लिखा है. दिस टेक्स्ट डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इन्होंने ज्यादा नहीं जानकारी दी, बट इट कंटेन्स प्रेशियस इन्फॉर्मेशन अबाउट संस्कृत लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. संस्कृत के बारे में और बुद्ध रिलीजन के बारे में लेकिन अच्छी खासी जानकारी इसमें थी. Itzing's autobiographies of famous Buddhist monks contains detailed information about social, economic and cultural life of India of that time. तो इनकी जो बुक थी Itzing's autobiographies of famous Buddhist monks, जो फेमस बुद्धिस्ट monk थे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने अपने बारे में उन्होंने जो लिखा होगा, तो Itzing ने उनको भी कवर किया एक बुक में, और उसके बारे में वहां से फिर ये डिटेल्स मिलती है, यही सोशल इकोनॉमिकल सारी. ठीक है. Itzing refers to श्रीगुप्त, who is generally believed to have been the first ruler of Gupta dynasty. तो Itzing रेफर क्या करता है, Itzing क्या बताता है कि जो श्रीगुप्त थे वो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे. अब ह्यू को 727 AD refers to the doings of मुक्तपिदा of कश्मीर and यशोवर्मन of कन्नौज. ये भी बताते हैं कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे और कश्मीर के राजा मुक्तपिदा थे. मातवालिन 13th century AD आ गया, बहुत पीछे आ गया हम लोग. गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ईस्टर्न कैंपेन ऑफ हर्षवर्धन द वर्धन रूलर. वर्धन डायनेस्टी के रूलर कौन थे? हर्षवर्धन, जिन्होंने अपने ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ उन्होंने जो अपनी विजय यात्राएं की, लड़ाइयां लड़ी, उनके बारे में मतवालिन बताते हैं. मोहन 15th century AD came to India in 1406 AD. 1406 AD में ये आए थे. He visited Bengal. उन्होंने बंगाल को विजिट किया था और he was very impressed to see such an enriched region of India. तो बंगाल तो शुरू से कहा जाता है क्योंकि गंगा बेसिन वहीं पे पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत एनरिच है, बहुत अच्छी खासी फसल वहां पे उगती है, और इसीलिए वो बहुत इम्प्रेस थे इस बात से. ही प्रेज द मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स ऑफ बंगाल. और बंगाल में खैर सारे विद्वान रहते हैं तो अच्छा चीजें मैन्युफैक्चर करते, तो उससे भी वो काफी प्रसन्न थे. अब तिब्बतन राइटर्स में बढ़ने से पहले हमने चाइनीज राइटर्स पढ़े, हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पढ़े. सूमा चिन पढ़ा, पैनको फैनी पढ़ा, पायान जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पढ़े, सुंगयुन. पायान फिर से देख लेते हैं कब आए थे. एफ और जी गुप्ता रूलर के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे फायान आए थे. इतनी बार पढ़ने के बाद अब याद हो जाना चाहिए. ह्वेनसांग आए थे. ह्वेनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे थे. ये तो इजी है, एच एंड एच. ठीक है. वो एफ जी हुए, पायान गुप्त पीरियड में, और ये ह्वेनसांग है हर्षवर्धन के टाइम पे, एच एच. ठीक है. फिर कौन आए? ह्यूली आए. दो मेन इंपॉर्टेंट है, फायान और ह्वेनसांग. ठीक है. पायान और ह्वेनसांग. उसके बाद इत्सिंग आए. इत्सिंग भी इंपॉर्टेंट है. इत्सिंग कब आए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे. ठीक है. और ह्यूचो, मतवालिन, मोहन. ठीक है. इतने सारे राइटर्स हमने चाइना के पढ़े. अब हम तिब्बतन राइटर्स पढ़ेंगे. तिब्बतन राइटर्स कौन से हैं? तिब्बत के दो ही हैं, तारानाथ और धर्मस्वामी. तारानाथ 12th century AD में और ये 13th century AD में. वॉज अ पॉपुलर तिब्बतन हिस्टोरियन. ही रोट कंग्यूर और कंग्यूर एंड टंग्यूर. these texts gives us information about ancient period of India. प्राचीन भारत की जानकारी ये लोग देते हैं. धर्मस्वामी came to India and studied in नालंदा महाविहार for 3 years. 3 साल तक ये भी रुके थे नालंदा में, और इन्होंने इंडिया के बारे में स्टडी की और इंडिया के बारे में बताया. अब ये दो हो गए, तारानाथ और धर्मस्वामी तिब्बतन के. इनके नाम थोड़े थोड़े इंडियन ही है क्योंकि तिब्बत हमारे जस्ट ऊपर है. अरेबियन एंड अरब राइटर्स. ठीक है. अब अरब के राइटर्स पढ़ेंगे कौन कौन से हैं. सुलेमान 851 AD was an Arab merchant. अरब का ये व्यापारी था. He was the first Arab traveler whose travel account is available. वो अरब ट्रैवलर थे और उनका जो ट्रैवल अकाउंट है वो हमारे पास अवेलेबल है. He sailed to all coastal areas of India. जितने भी कोस्टल एरियाज थे सब जगह उन्होंने विजिट किया था. He came to India in 851 AD during the reign of प्रतिहार किंग मिहिर भोज फर्स्ट.
ठीक है। मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम पे ये सुलेमान आए थे, 836 से 85 एटी हुए थे। और ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ अमोघवर्ष, अमोघवर्ष के कोर्ट में ये रुके थे। एंड द राष्ट्रकूटा रूलर और एंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज माइट एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूटा रूलर थे उनकी जो शक्तियों से और प्रोस्पेरिटी से ये काफी इम्प्रेस थे। ही रोट अ बुक नेमली सिलसिला उत त्वारिक। अब देखिए इनके नेम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो सिलसिला उत त्वारिक में उन्होंने, सुलेमान जी ने इन सब चीजों के बारे में लिखा है। ही डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ अर्लियर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी। इनके 9th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ही गिव्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ पाल, प्रतिहार एंड राजपूता किंग्स। पाल, प्रतिहार और राजपूता किंग्स के बारे में इन्होंने काफी जानकारी दी है। ही कॉल्ड द पाला एम्पायर रुहमा, i.e. धर्मा और धर्मपाला। तो पाल एम्पायर के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि ही कॉल्ड द पाला एम्पायर रुहमा, पाला एम्पायर को वो रुहमा बोलते हैं, और जिसका मतलब होता है धर्म या धर्मपाल, ठीक है। ही कॉल्ड द गुर्जर प्रतिहार जुर्ज, और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार जुर्ज के बारे में भी लिखा है। ही रोट दैट द जुर्ज हैड द फाइनेस्ट हॉर्सेस। तो जुर्ज के पास बढ़िया से बढ़िया हॉर्सेस थे। ही कॉल्ड द किंग ऑफ डेक्कन, ही कॉल्ड द किंग ऑफ डेक्कन बलहारा, आइडेंटिफाइड एज वल्लभ राज, ठीक है। उन्होंने वल्लभ राज को बलहारा नाम से पुकारा है। ही कॉल्ड हिंद महासागर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को किस नाम से पुकारा है? दरियाए हरगन। तो दरिया किसको कहते हैं? समुद्र को, ठीक है। दरियाए हरगन का नाम से उन्होंने हिंद महासागर को पुकारा है। कौन है? सुलेमान। अब इब्न खुर्दाद बी, इब्न खुर्दाद बी कौन है? 864 एडी से, वॉज एन अरब जोग्राफर, ये जोग्राफर थे। ही रोट अ बुक नेमली किताब अल मसालिक व मामलिक, मतलब किताब अल मसालिक व मामलिक, i.e. द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स। तो रोड्स और किंगडम्स के बारे में ये बुक लिखी गई है। इन दिस बुक ही गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में रोड्स आपस में कैसे कनेक्टेड थे और राज्य आपस में कैसे कनेक्टेड थे, उन्होंने अपनी बुक में ये बताया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग अरब जोग्राफर्स हु स्पीक्स अबाउट द 7 कास्ट ऑफ हिंदूज। और ये जो पहले व्यक्ति थे अरब जोग्राफर में जिन्होंने भारत में आके 7 कास्ट समझी और 7 कास्ट के बारे में डिटेल में बताया है। अल बिलादरी died 892 AD, wrote फुतू उल बुल्दन। फुतू उल बुल्दन किसने लिखी है? अल बिलादरी ने। इट डिस्क्राइब द सिंध कॉन्क्वेस्ट बाय अरब्स। तो जो सिंध का कॉन्क्वेस्ट हुआ, मतलब सिंध जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था, तो अल बिलादरी ने ये उनके बारे में लिखा फुतूल उल बुल्दन में। ये बेटा याद कर लेना, ठीक है। अल मसूदी कौन थे? डाइड 856 AD में मरे थे, वॉज एन अरब ट्रैवलर। He visited India in 915 AD during the reign of Gurjar Pratihar king Manipal first. Manipal first के टाइम पे आए थे। He called the Gurjar dynasty Al-Gurjar. He called the Gurjar dynasty Al-Gurjar and their rulers Barua. ठीक है, उन्होंने गुर्जर डायनेस्टी को क्या किस नाम से पुकारा? अल गुर्जर के नाम से। एंड देयर रूलर्स को बरुआ बुलाया। ही रोट मुरुज अल गुर्जर, उन्होंने ये मुरुज अल गुर्जर बुक लिखी। तो अब है इब्न खुर्दादबी। तो इब्न खुर्दादबी कौन है? वॉज एन अरब जोग्राफर, वो अरब जोग्राफर है। ही रोट अ बुक नेमली किताब अल मसाले की। अब बेटा अभी हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, रिपीटेड है। इब्न हौकल 943-79 में उन्होंने आए थे। वॉज अ मर्चेंट ऑफ बगदाद, बगदाद के मर्चेंट थे, व्यापारी थे। ही केम फ्रॉम बगदाद टू इंडिया बाय डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका से होते हुए, ठीक है। पहले बगदाद, फिर वहां यूरोप, फिर अफ्रीका से होते हुए इंडिया आए थे। ही विजिटेड द स्टेट ऑफ राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास के पास ही गए थे। ही रोट अस्कल अल विलद, ये बुक उन्होंने लिखी थी। ही मेड अ कार्टोग्राफिक मैप ऑफ सिंध, सिंध का उन्होंने एक कार्टोग्राफिक मैप बनाया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अमंग अरब जोग्राफर्स
who attempt to define the length of and breadth of India। ये एक अच्छी बात है कि इंडिया की लेंथ और ब्रेथ को नापने का काम या लिखने का काम सबसे पहले इन्होंने किया था। ठीक है, कि इन्होंने ट्राई किया था कि लेंथ और ब्रेथ भारत की लिखें। दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय अ फॉरनर टू डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ये पहला अटेम्प्ट था किसी फॉरनर के द्वारा कि वो इंडिया की बाउंड्रीज को जाने। अलबरूनी कौन थे, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं, यही याद कर लीजिए। 973 थे 1048 एडी। हिज फुल नेम वाज अबू रियान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। ठीक है, बट ही वाज पॉपुलरली नोन एज अलबरूनी। शॉर्ट फॉर्म में उनको ये बुलाते थे। मीनिंग उस्ताद, अलबरूनी मतलब उस्ताद, उस्ताद मतलब टीचर या मास्टर। जैसे आप मुझे बुला सकते हैं क्या, उस्ताद। ठीक है, ही वाज बोर्न इन ख्वारिज्म मॉडर्न खीवा ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के मॉडर्न खीवा में, जिसको ख्वारिज्म कहा जाता था, वो पैदा हुए थे। और ही वाज कैप्टिवेटेड बाय महमूद गजनवी द सुल्तान ऑफ गजनी ड्यूरिंग खीवा बैटल। तो जब खीवा बैटल हुई तो जो सुल्तान था गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी, उन्होंने इनको पकड़ लिया। ठीक है, और फिर क्या किया, महमूद गजनवी ब्रॉट हिम गजनी एंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज मल्टीफेरियस टैलेंट। और महमूद गजनवी उनको अपने साथ गजनी ले आए और उनके ये मल्टीफेरियस टैलेंट से वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए, मतलब उनके इतने सारे बहुमुखी आयाम से वो बहुत प्रसन्न हुए। सो महमूद गजनवी अपॉइंटेड हिम नजूमी कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। और फिर उन्होंने क्या किया, महमूद गजनवी ने उनको अपने दरबार का एस्ट्रोलॉजर घोषित कर दिया, ज्योतिष घोषित कर दिया, जिसको नजूमी कहते हैं। ज्योतिष मतलब नजूमी। ठीक है, तो अलबरूनी इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। और इनकी ज्योतिष भी पे ही एक पॉइंट आता है, तो 2-4 पॉइंट लिखे होते हैं। ये लिखा होता है कि अलबरूनी को एस्ट्रोलॉजी की जानकारी थी। तो हाँ, अलबरूनी को एस्ट्रोलॉजी की जानकारी थी। ठीक है, इस तरह से हम लोग जब घटना चक्र पढ़ने का यही फायदा होता है कि जब हमें क्वेश्चंस पता होते हैं तो हमें एक बड़े पैराग्राफ में जो थ्योरी की फॉर्म में लिखा है उसमें समझ में आता है कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है। जैसे मुझे पता है कि ये इफेक्ट पूछा जा चुका है। ठीक है, आफ्टर हिज रिटर्न टू गजनी, गजनी से जब वो रिटर्न किया उन्होंने भारत की गजनी से जब वो आए ही कंपाइल्ड अ बुक इन अरेबिक लैंग्वेज। तो अरेबिक लैंग्वेज में उन्होंने एक बुक लिखी, तहकीक हिंद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तहकीक हिंद किसने लिखी, अलबरूनी ने लिखी। इंक्वायरी इनटू इंडिया, तहकीक मतलब तहकीकात करने को कहते हैं ना, तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरी करना इंडिया के बारे में और रियलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 1029-30 एडी इसने ये बुक लिखी, तहकीक हिंद। किसने लिखी, अलबरूनी ने। दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड तारीख हिंद। तारीख हिंद के नाम से भी कहा जाता है इसको। इसी बुक का नाम तारीख हिंद मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और किताबुल हिंद, अब किताबुल हिंद भी यही कहा जाता है, द बुक ऑफ इंडिया। यानी ये तहकीक हिंद, तारीख हिंद, किताबुल हिंद एक ही बुक के नाम है। और लिखी किसने है, अलबरूनी ने। Like an encyclopedia, this book contains detailed information about Indian society। एक encyclopedia में जैसे पूरी डिटेल दी होती है, इसमें भी वैसे ही डिटेल दी गई है इंडियन सोसाइटी की, एंड कल्चर एंड अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। और जो भी भारत की जितनी भी विधाएं थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। इट इज बिलीव दैट दिस इज द बेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडिया। बेस्ट फॉरेन अकाउंट माना जाता है इसको, इनकी इस बुक को। ठीक है, तारीख हिंद को, कि ये बेस्ट फॉरेन अकाउंट है जो इंडिया के बारे में इतनी जानकारी देता है। सच एक्सटेंसिव एंड ऑथेंटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर हैड नॉट बीन डन बिफोर। इतने अच्छे से किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। देयरफॉर अलबरूनी इज कॉल्ड फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट। इसीलिए इनको सबसे पहला रियल इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। हु वाज गिवन द टाइटल द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। ठीक है, जिनको ये टाइटल दिया गया कि ये रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी है। नोट, मेगास्थनीज वाज बिलीव्ड टू बी द बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी। तो इंडोलॉजी के बिगिनर कौन थे, मेगास्थनीज थे। लेकिन जो फाउंडर थे, बिगिनर थे, वो इंडोलॉजी के मेगास्थनीज थे। लेकिन जो अलबरूनी है वो रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी अब माने जाते हैं। ठीक है, देयर आर 2 शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस बुक। 2 कमियां हैं। तो कमियां क्या है बुक की। फर्स्टली, अलबरूनी सेज प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज ओन टाइम्स। एक तो अपने टाइम पे जो भारत की पॉलिटिकल कंडीशन थी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, सेकेंडली, ही रोट फ्रॉम व्हाट ही सॉ। तो उसने जो देखा वही लिखा। हिज इंफॉर्मेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द
on his personal knowledge. His information is not based on his personal knowledge, but on what he read in the books. अच्छा, जो उसने देखा वही लिखा, मतलब जो उसने पढ़ा वही लिखा, यानी कि जो बुक्स उसने पढ़ी उसके बारे में उसने निचोड़ निकाला और लिख दिया, लेकिन अपने बारे से कुछ देखा होता वही फिर लिखता तो ज्यादा अच्छा लगता। दिस बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, नेमली अल्बरूनीज इंडिया बाय एडवर्ड सी सचाऊ। ठीक है, तो ये जो बुक है वो ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में किसके द्वारा? एडवर्ड सी सचाऊ के द्वारा, और नाम क्या है बुक का? अल्बरूनीज इंडिया। इन द वर्ड्स ऑफ जेरेट, दिस बुक इज अ मैजिक island of quite impartial research in the midst of a world of clashing swords, burning towns and plundered temples। ठीक है, दिस बुक इज अ मैजिक आइलैंड ऑफ क्वाइट इम्पार्शियल रिसर्च। ये एक बहुत मैजिकल आइलैंड की तरह है, मतलब जादुई आइलैंड की तरह है, जिसमें थोड़ी सी रिसर्च इम्पार्शियल है, मतलब और गहराई से रिसर्च होती तो अच्छा रहता। इन द मिडिल्स ऑफ अ वर्ड ऑफ क्लैशिंग स्वर्ड्स, और ऐसे वर्ड के बारे में लिखना जहाँ पे हमेशा तलवारें टकराती रहती हैं और कस्बे जलते रहते हैं और टेम्पल्स लूटे जाते रहते हैं, उस समय पे आप बिना रिसर्च के कुछ लिख रहे हो तो थोड़ा कम मजेदार बात है। ठीक है, ऐसा उनकी बुक को पढ़ने के बाद लोग मानते हैं। अब अब्दुल रजाक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रजाक इंपॉर्टेंट है। 1413 से 82 एडी, वॉज बोर्न इन हेरात अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के हेरात में ये पैदा हुए थे इन 1430 एडी में। ही वॉज अ काजी एट द कोर्ट ऑफ शाहरुख, वो शाहरुख को के कोर्ट के काजी थे। द सन ऑफ तैमूर लैंग एंड सुल्तान ऑफ समरकंद पर्शिया, जो सुल्तान ऑफ समरकंद पर्शिया थे यानी, और तैमूर लंग के सन थे शाहरुख, उनके यहाँ के दरबार के में काजी कौन थे? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कौन थे? काजी थे। ठीक है, he was sent by शाहरुख as an ambassador to the Jamhurian of Calicut in 1442 AD। तो शाहरुख ने क्या किया था? अपने एम्बेसडर की तरह जमहूरियन ऑफ कालीकट यानी कालीकट के जो जमहूरियन राजा थे उनके पास इन्हें भेजा था अब्दुल रजाक को। और इसी तरह जमहूरियन के पास फिर कब आया था सबसे पहला पुर्तगाली? 1498 में आया था। ठीक है, लेकिन अभी 1442 में तो अब्दुल रजाक आए हैं इनके पास। इन अप्रैल 1443 एडी ही विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया सेकंड, देवराया सेकंड के टाइम पे इन्होंने विजयनगर को विजिट किया था। ही स्टेड द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर फॉर 6 मंथ, 6 महीने ये वहां पे रहे थे। ही वॉज ओवरऑल्ड विद द साइज एंड ग्रैंडियर ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर, विजयनगर की जो इतनी बड़ी विशाल साइज को और भव्यता को देख के ये बहुत ज्यादा विस्मित हो गए थे। He says the city is such that the eye has not seen nor the ear heard of any place resembling it upon the whole earth। तो ये कहते हैं कि ये सिटी इतनी ज्यादा प्यारी है, जो इन आंखों ने देखी है और इन कानों ने सुना है इस प्लेस के बारे में, वो पूरी धरती पर कहीं नहीं है। He gives valuable information on the topography, administration and social life of विजयनगर, विजयनगर की सोशल और एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ और टोपोग्राफी के बारे में उन्होंने बताया। Besides this, his text मल्ता उस सदन व मजमा उल बहरीन आई, इसका मतलब क्या हुआ? इस बुक का नाम का मतलब क्या हुआ? द राइजिंग ऑफ टू पायस स्टार्स एंड कंजक्चर ऑफ टू सीज। ठीक है, तो दो पायस स्टार्स हैं, मतलब पवित्र स्टार्स, उनका ऊपर आसमान में उदय होना, एंड कंजक्चर ऑफ द टू सीज, और दो सीज का मिलना। डिस्क्राइब द मैरीटाइम ट्रेड थ्रू हिंद महासागर, और जो समुद्री व्यापार होता था हिंद महासागर से वो भी उन्होंने बताया है, जो कि 14 से 15 सेंचुरीज में होता था। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक कौन थे? काजी थे। किसके काजी थे? शाहरुख के काजी थे। किसको कहा, इनको कहाँ भेजा गया था? जमहूरियन के पास भेजा गया था। ठीक है, ऑलराइट, अब हम लोग क्या देख लेते हैं? हम लोग देख लेते हैं अरेबियन राइटर्स। अरेबियन राइटर्स कौन है? सुलेमान इब्न खुर्दादिब, इब्न खुर्दादबे, अल बिलादरी, अल मसूदी, ये फिर से वही है, इब्न खुर्दादबी, इब्न हौकल, अल बरूनी, इब्न बतूता, सिहाब अल दिनुमारी, अब्दुल रजाक। ठीक है, जिसमें से हमने इनके बारे में अभी नहीं पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
13 for say 69 AD. The full name of Ibn Battuta was Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Lawal Ut Tangi Ibn Battuta. इतना बड़ा उनका नेम था जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है। He was born in 1304 AD at Tangyar in Morocco of Africa. अफ्रीका के मोरक्को के तंगियार में उनको पैदा हुए थे। He was a Moroccan African traveler. तो मोरक्कन ट्रैवलर थे। In 1313 AD he came to India in the reign of Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उनके टाइम पे इब्न बतूता आए थे। और यही सवाल पूछा जाता है कि इब्न बतूता कब आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। ठीक है। बतूता तुगलक, ये बतूता तू बतूता तू से तुगलक, तो बतूता तुगलक याद कर लीजिए यहीं पे, बतूता तुगलक बतूता तुगलक बतूता तुगलक, द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। मोहम्मद बिन तुगलक वेलकम हिम एंड अपॉइंटेड काजी आई जज ऑफ दिल्ली। अब इब्न बतूता इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने अपने यहाँ पे इनको काजी अपॉइंट कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता हेल्ड दिस पोस्ट अप टू टिल 1342 एडी। 1342 एडी तक वो उन्होंने ये पोस्ट पे वो रहे व्हेन ही वाज सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर टू ऑफ दिल्ली सल्तनत, जब तक कि उनको दिल्ली सल्तनत की तरफ से चाइना में दूध की तरह नहीं भेजा गया, तब तक उन्होंने ये पोस्ट को एंजॉय किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रीच चाइना ड्यू टू द शिपरैक। जो जहाज टूट गया इस वजह से वो चाइना नहीं पहुंच पाए। ही रोट अ ट्रैवल अकाउंट ऑफ इंडिया इन विच ही गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ। और उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट जो इंडिया में मतलब इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे जब वो उसके बारे में लिखा और बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। एंड पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल की भी उन्होंने जानकारी दी। ही डिस्क्राइब द रीजंस एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में क्यों की, उसके सारे रीजंस बताए, परिस्थितियां बताई, जिसके बारे में काफी ये कंट्रोवर्शियल कहा जाता है कि ये डिसीजन मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत कंट्रोवर्शियल था। In 1345 AD, he stayed in the court of Ghiyasuddin Muhammad दमगान शाह, द सुल्तान ऑफ मदुरई। अच्छा, तो मदुरई के सुल्तान उस समय कौन थे? गयासुद्दीन मोहम्मद दमगा शाह। उनके पास भी ये उनके कोर्ट में रहे कुछ टाइम के लिए। इन 1353 AD he returned to his native place, और 1353 में अपने नेटिव प्लेस जंगरीस मोरक्को में वो वापस चले गए। इन 1355 अच्छा, ये शिपरैक जो हुआ था वो वहां चाइना नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन मरे नहीं थे। देखो अपने देश में वापस जाके मरे हैं। इन 1355 AD ही रोट अ बुक इन अरेबिक लैंग्वेज, रेहला ट्रेवल। तो उन्होंने क्या लिखा? एक बुक लिखी जिसका नाम था रेहला, जिसका मतलब होता है यात्रा करना। ये अरेबिक लैंग्वेज में थी। ही डाइड इन 1369 AD। 1369 में वो प्रभु को प्यारे हो गए। तो इब्न बतूता क्या होता है? इब्न बतूता क्या है? इनके ये कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये रेला इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। और इनको काजी बना लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ इब्न बतूता के बारे में पता होने चाहिए। सिहाब अल दिनु मौरी 1348 AD was a resident of Damascus, सीरिया। ओके, सिहाब अल दिनु मोरी जो थे वो डायमेकस, जो सीरिया का डायमेकस था, उसके रेजिडेंट थे। He had never come to India, वो कभी भी भारत नहीं आए थे। But on the basis of information received by the Indian returned persons, he wrote a book। और जो इंडिया से वहां रिटर्न करते थे, वहां मतलब सीरिया पहुंचते थे, जो उनसे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती थी उसको सारों को बटोर के उन्होंने क्या लिखा? मसालिका अबसारी ममालिका असर। ठीक है। इन 1348 AD इट थ्रोज लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट चाइनीज राइटर्स थे। अब हम सबसे वेरी फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, जहां मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देती हूँ कि आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आप बताइए क्या हम लोग ने यही चीजें पढ़ी? हेरोडोटस, सिटेसियस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी द एल्डर और टॉलमी, ये कौन थे? ये राइटर थे। कहाँ के राइटर थे? ग्रीक राइटर थे। चाइनीज में हमने इंपॉर्टेंट वाले जो पढ़े वो फायान थे, वेनजांग थे, इत्सिंग थे। किस किस के टाइम पे आए थे ये आपको याद होना चाहिए। फायान आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। ठीक है।
मैंने कहा था ना, तो के पायान एफ और जी गुप्ता रूलर के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। वेनसांग आए थे एच से, एच के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे। इत्सिंग आए थे हर्षवर्धन के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अरब राइटर्स हैं, सुलेमान है, अल मसूदी है, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। मैंने आपको पहले ही बताया ये तीन इंपॉर्टेंट बहुत है, अल मसूदी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये सुलेमान आए थे पाल प्रतिहार के टाइम पे, ये राजपुतास के टाइम पे, ये महमूद गजनी के टाइम पे, अल बरूनी। ठीक है। और अब्दुल रज्जाक कौन है, देवराया सेकंड विजयनगर के टाइम पे आए थे। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। और ये उनके वर्क्स हैं। रिहला देखिए इब्न बतूता ने लिखी थी, और अब्दुल रज्जाक ने लिखी थी मेतला उस सदैन। अल बरूनी ने लिखी थी तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का पक्का यहीं पे याद कर लीजिए। इसको आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और जिसको लिंक ना मिले वो डायरेक्ट कमेंट करे, उसको लिंक हम दे देंगे। अल मसूदी ने मुरुज उल दहाब लिखी थी, और सुलेमान ने लिखी थी ट्रैवल अकाउंट। ठीक है। इस तरह से सबके ट्रैवल अकाउंट है। अयान का फोको की उन्होंने लिखी थी, वेनसांग ने लिखी थी सीयू की, और इत्सिंग ने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस लिखी थी। ठीक है। और हेरोडोटस ने स्टोरीज लिखी थी, फिटेसस ने इंडिका लिखी थी, मेगस्थनीज ने भी इंडिका लिखी थी, डायमेकस ने ग्रीक एम्बेसडर्स था, डायनोसियस ने वो भी ग्रीक एम्बेसडर था, एरियन ने इंडिका लिखी थी, स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिका लिखी थी, प्लिनी द एल्डर ने नेशनल हिस्ट्री लिखी थी, और टॉलमी ने ज्योग्राफिका लिखी थी। ठीक है। आप इसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आपको ये यही बस इस उसमें से इस चैप्टर में से ऐलान करना है। ठीक है। और बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं, एग्जाम आने वाला है। और हम जितनी देर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लें, उतना ही हमारे एग्जाम के लिए अच्छा है। अच्छा, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप इतने सारे लेक्चर्स हमारे साथ देख रहे हैं। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो नीचे बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।